Jai Mata Di all and breaking news, breaking news. The budget 2021 and the effect on our syllabus in company law, in security law, in EBCL. अभी मैं बात करने वाला हूँ अगले 5-10 मिनट में, लेकिन उसके बाद लास्ट में दो अनाउंसमेंट्स करूंगा। तो ये पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा टिल द एंड, क्योंकि आपके सब्जेक्ट के ऊपर जो इम्पैक्ट आ रहा है कंपनी लॉ, सिक्योरिटी लॉ, सीएमएसएल और ईबीसीएल वो भी डिस्कस होने वाला है। प्लस लास्ट में दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स भी आप लोगों के लिए हैं आफ्टर दिस बजट डिस्कशन। तो मे बी अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट्स, स्टे विद मी 15 मिनट के लिए और आपको बहुत फायदा होने वाला है इस 15 मिनट में। सो गेटिंग स्टार्टेड, द फर्स्ट ब्रेकिंग न्यूज, सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स जंप्स 2000 पॉइंट से ज्यादा, and this is because of Nirmala Sitharaman presenting annual financial budget of our country India। एंड पिछले दो बार की बात करूं तो जून जुलाई अगस्त 2019 में निर्मला सीतारमन ने बजट अनाउंस किया था। इतनी गंदी गंदी बातें बोली थी कि सेंसेक्स क्रैश कर गया था, निफ्टी क्रैश कर गया था। और 2020 में भी कोरोना आया तो फेब 2020 मार्च 2020 द सेंसेक्स वाज क्रैशिंग, निफ्टी वाज क्रैशिंग। ऊपर से निर्मला सीतारमन ने कुछ अच्छा तब भी नहीं बोला था। तो हर कोई इस बार एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैडम प्लीज इस बार कुछ ऐसा कर दो कि इस बार बजट क्रैश ना हो। तीनों बार क्रैश करवा दोगे 3 इयर्स इन अ रो, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इस बार उन्होंने कुछ भी बुरा नहीं बोला है, इसलिए बजट ऊपर आ गया है। जब अच्छा बोलेंगे अगले साल तो और अच्छा होगा। इस साल भी कुछ अच्छी बातें बोली हैं, वो मैं बताने जा रहा हूँ। और कुछ अमेंडमेंट्स होने जा रही हैं कंपनी लॉ में, सिक्योरिटी लॉ में, ईबीसीएल में, वो भी बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट एंड सो द फोकस एरिया। और मैं पूरा बजट आज डिस्कस नहीं करने वाला हूं, सारे पॉइंट सिर्फ उतना जितना हमारे सिलेबस के लिए रेलिवेंट है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा आप सब लोग। बाकी आप ज्यादा डिटेल चाहेंगे तो मैं बाद में भी डिस्कस कर सकता हूं। सो यूनियन बजट 2021, डायरेक्ट टैक्सेस में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो मैं या आप जितना इनकम टैक्स दे रहे थे लास्ट ईयर उतना ही इस साल भी देंगे। कोरोना की वजह से कोई रिलीफ इनकम टैक्स में नहीं मिला है। हाँ, सीनियर सिटीजन को कुछ रिलीफ मिले हैं, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ और वैसे भी टैक्सेशन मेरा एरिया नहीं है। तो लेट मी टॉक टू यू पीपल रिगार्डिंग माय सब्जेक्ट ओनली। और पहली चीज जो मैं बोलना चाहूंगा सिक्योरिटी लॉ के बारे में। सीएमएसएल के पेपर में 4 चीजों को जोड़कर एक सिंगल लॉ बनाया जा रहा है। और वो 4 चीजें क्या हैं? नंबर 1 सेबी एक्ट 1992, नंबर 2 डिपॉजिटरीज एक्ट 1996, नंबर 3 दैट इज सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 एंड नंबर 4 दैट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट, जो कि हमारे एक चैप्टर में बीच में कहीं थोड़ा सा आता है। 3 चैप्टर तो पूरे पूरे थे और एक एक जो चौथा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट, ये एक चैप्टर के अंदर कहीं थोड़ा सा कवर्ड है। इन चारों चीजों को जोड़कर एक सिंगल लॉ बनाने का प्रपोजल दिया है एफएम फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने। तो 4 चैप्टर्स की जगह फिर वो एक सिंगल चैप्टर हो जाएगा। तो क्या सिलेबस कम हो जाएगा? आंसर इज नो। क्या हम कहें वो सिंगल लॉ होगा तो बहुत लंबा होगा, बड़ा होगा, कंसोलिडेट हो जाएगा एक जगह पर? आंसर इज यस। तो कहीं ना कहीं हाँ, एक चीज का फायदा होगा, जो तीनों लॉज में ना डुप्लीकेसी है, ट्रिप्लीकेसी है, फाइन पेनल्टी एक जैसे दिखते हैं। तो हम हर जगह पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, यार वो डिपॉजिटरी एक्ट में जो है वही सेबी एक्ट में है, सेम फाइन पेनल्टी, उधर भी दिखा दिया उधर भी दिखा दिया। तो कम से कम ये फायदा होगा कि एक जगह पर सारा लॉ रहेगा। तो वेल, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो पीनल प्रोविजंस हैं, फाइन्स हैं, पेनल्टीज हैं, जेल है, वो एक जगह पर आ जाएगा सब कुछ। और कंफ्यूजन नहीं होगी ये वाला या वो वाला, इधर याद करें उधर याद करें एज स्टूडेंट। और जिनको फाइन पेनल्टी देना है, जेल जाना है, उनको भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि हम वेल डिपॉजिटरी एक्ट वाला पे करें या हम सेबी एक्ट वाला पे करें। सब एक जगह आ जाएगा, कंफ्यूजन्स खत्म हो जाएंगे उस केस में। और सारे जो प्रोसीजर्स भी हैं, द प्रोसीजर्स ऑफ रीचिंग दोस फाइन पेनल्टीज, वो स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे। सो गवर्नमेंटल अथॉरिटीज के लिए, सेबी के लिए दैट विल बी गुड। और उसके अलावा अगर मैं ईपीसीएल के एंगल से बात कर रहा हूँ, और थोड़ा सा ऑब्वियसली वो सीएमएसएल के लिए भी रेलिवेंट है, ईपीसीएल के लिए भी और सीएमएसएल के लिए भी। और कंपनी लॉ वाले पार्ट पे आ रहा हूँ अभी इसके बाद। एफडीआई लिमिट बढ़ गई है, एफडीआई लिमिट इन द इंश्योरेंस सेक्टर, और वो बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 49% से 74%। अब इसका पहले मतलब समझ लेते हैं, फिर इसमें एक अच्छी बात और एक बुरी बात। इसका मतलब ये है, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस व्हिच इज लिस्टेड कंपनी ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इंडियन कंपनी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आईसीआईसीआई बैंक। अभी क्या है, वो आईसीआईसीआई जो प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, उसके अंदर आईसीआईसीआई बैंक ने भी पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, इंडियन शेयर होल्डर्स ने भी, मैंने भी और मेरे जैसे लाखों शेयर होल्डर्स ने भी पैसा लगा रखा है, शेयर्स खरीदे हुए हैं। और फॉरेन इन्वेस्टर्स भी जो है, प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस अमेरिकन कंपनी का पैसा भी लगा हुआ है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का पैसा भी लगा हुआ है।
इंडियंस कितना होल्ड कर रहे हैं? 51% शेयर्स ऑफ आईसीआईसीआई लाइफ इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। और फॉरेनर्स जो है प्रूडेंशियल लाइफ अमेरिका और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स वो कितना होल्ड कर रहे हैं? 49% शेयर्स ऑफ दैट इंडियन कंपनी आईसीआईसीआई लाइफ प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड। और 49% क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लिमिट 49% थी, इसलिए 49% होल्ड कर रहे हैं। लेकिन अभी लिमिट बढ़ाकर 49 से 74% कर दी गई है। तो अब क्या होगा? वेल, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो लोग इंडियन स्टॉक मार्केट में आकर अब 49% से आगे बढ़ते हैं, तो मतलब 25% और शेयर्स खरीद पाएंगे अब फ्रीली इन द इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज इन द स्टॉक मार्केट। और जब वो 25% शेयर्स खरीदेंगे तो कहने से बाइंग आएगी, और बाइंग आएगी तो इन कंपनीज के शेयर्स के रेट्स ऊपर बढ़ेंगे। इंडियन शेयर होल्डर्स बेच रहे हैं, फॉरेन शेयर होल्डर्स खरीद रहे हैं, तो बाइंग आ रही है। और डॉलर इंडिया में आ रहा है, यूरो इंडिया में आ रहा है, और वो डॉलर यूरो जो है इंडियन इकोनॉमी में आ रहा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी खुश, आरबीआई खुश इन दैट केस। तो ये होने वाला है क्योंकि लिमिट बढ़ गई है 49% से 74% हो गई है। तो एफडीआई के साथ साथ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी उसके साथ मर्ज कर दी जाती है आजकल। आजकल दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया जाता है। तो आई एम होपिंग कि वो ये आपको स्टॉक मार्केट में एकदम से उछाल देखने के लिए मिलेगा, बिकॉज इन द शेयर्स ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज इन द कमिंग 2 मंथ्स 3 मंथ्स 4 मंथ्स देखते जाइए। तो आज अगर हम इंश्योरेंस कंपनीज के शेयर्स खरीद लेते हैं तो आने वाले टाइम में इंश्योरेंस कंपनीज के शेयर्स के रेट ऊपर जाने वाले हैं। एचडीएफसी लाइफ हो या कोटक लाइफ इंश्योरेंस हो, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस हो, जो भी है, वट एवर इंश्योरेंस कंपनीज आर देयर, इनके शेयर्स के रेट्स मार्केट में बढ़ने वाले हैं। वन थिंग। और आप लोगों के लिए साथ में एक बोलूंगा, एक अच्छी चीज एक बुरी चीज। अच्छी चीज ये है ऑब्वियसली वो फॉरेक्स इंडिया में आ रहा है, दैट इज गुड थिंग। बुरी चीज क्या है? यहाँ पर हमारी इंडियन कंपनीज का जिनका कंट्रोल अभी हमारे हाथ में था, अभी उनका कंट्रोल बाहर वालों के हाथ में चला जाएगा। मतलब अभी तक 51% कंट्रोल हमारे हाथ में था और इंडियंस के हाथ में था, फॉरेनर्स के हाथ में 49% कंट्रोल था। तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करने की पावर हमारे पास थी और उन लोगों के पास नहीं थी, फॉरेनर्स के पास नहीं थी। तो अपर हैंड इंडियन शेयर होल्डर्स का था, अब अपर हैंड फॉरेन शेयर होल्डर्स का हो जाएगा, 74% उनके हाथ में होगा। तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन तो वो पास कर ही पाएंगे हमारे से के बिना, लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके लिए 75% मेजोरिटी चाहिए होती है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एफडीआई के चैप्टर में, आप पढ़ते ही हो, एफडीआई पॉलिसी में हर जगह 74% की लिमिट रखी है। और ये बातें थोड़ी सी मैं कहूंगा सेटिंग अप ऑफ बिजनेस के पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें भी तो एफडीआई का चैप्टर है। तो एग्जीक्यूटिव ग्रुप प्रोग्राम ग्रुप 1 में एसयूबी के पेपर के लिए भी रेलिवेंट है, और एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 में ईसीएल के पेपर के लिए भी रेलिवेंट है। रेलवेज में एक बड़ी मोटी इन्वेस्टमेंट करने की बात हो रही है, 1,10,000 करोड़ की। अभी उसकी डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूं, और उसमें प्राइवेटाइजेशन को भी बढ़ाया जाएगा, उन सब में नहीं जा रहा हूं अभी। आई एम स्टिकिंग टू अवर सिलेबस ओनली। बाकी आपको फुल अगर चाहते हैं एनालिसिस सभी पॉइंट्स पे कर दूं, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा नीचे कि सर और एनालिसिस चाहिए, फुल बजट का एनालिसिस चाहिए, तो I'll make a separate video for you people in case you are interested in simplified understanding of the budget and the future effect of that. Then talking about this, हमारे लिए कंपनी लॉ के पेपर के लिए, फॉर द पेपर ऑफ कंपनी लॉ, ओपीसी कंपनी में दो मेजर बड़े चेंजेस करने जा रहे हैं। पहला मेजर चेंज, गवर्नमेंट का प्लान है कि ओपीसी कंपनी में देयर विल बी नो लिमिट ऑन द पेड अप कैपिटल और द टर्नओवर। तो आज जो हम बोलते हैं लिमिट है, पेड अप कैपिटल 50 लाख रुपीज, टर्नओवर 2 करोड़ रुपीज, वो लिमिट्स हटा दी जाएंगी। और उससे क्या होगा, एक एग्जांपल के तौर पे मुकेश अंबानी अब ओपीसी कंपनी बनाना चाहें रुपीज 2000 करोड़ की पेड अप कैपिटल लगाकर, और उसकी टर्नओवर है 10,000 करोड़ 12,000 करोड़, तो बना सकते हैं। और उसके अंदर नॉमिनी किसको बनाएंगे? आकाश अंबानी या अनंत अंबानी या नीता अंबानी। लेकिन अभी वो जो छोटा अंबानी है जो अभी पैदा हुआ है, वेल आकाश अंबानी का बेटा, उसको नहीं बनाएंगे क्योंकि वो माइनर है। सॉरी। देन तो मतलब अलाउड है। और ऐसे ही कोई भी बड़ा बिजनेसमैन अगर अपनी ओपीसी कंपनी बनाना चाहे तो अलाउड है। तो मैं कहूंगा जो पुराना लॉ था, रूल्स थे कंपनी लॉ में ओपीसी कंपनी के, उनको चेंज किया जाएगा। और वो जो रूल्स में लिखा था कि जिस ओपीसी कंपनी की पेड अप कैपिटल 50 लाख के ऊपर जंप हो जाती है, टर्नओवर एवरेज टर्नओवर ऑफ 3 इयर्स 2 करोड़ के ऊपर जंप हो जाती है, तो उसको प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होना पड़ता है। वो जो रूल्स में लिखा था वो भी चेंज हो जाएगा, तो वो रूल्स डिलीट होंगे फिर। तो ऑब्वियसली हमारे कंपनी लॉ के सिलेबस में दिस चेंज इज गोइंग टू हैपन, ये प्लान्ड है। और ये जून 2021 एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। सबसे पहला क्वेश्चन ही होता है, सर हमारे लिए एप्लीकेबल होगा क्या? तो ये अभी एप्लीकेबल नहीं होगा, वो देखते हैं कब एप्लीकेबल होगा। हो सकता है दिसंबर 2021 के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, अगर अमेंडमेंट अभी हो जाती है आने वाले 3-4 महीने में, 30 जून से पहले अगर अमेंडमेंट आ जाती है। वेल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से, ऑब्वियसली वो जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी हैं,
दोनों मिनिस्ट्रीज को होल्ड कर रही हैं। तो अगर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अंदर अंदर ऑलरेडी अपना काम कर चुकी है, अंदर अंदर ऑलरेडी रूल्स बना चुकी है, जल्दी नोटिफाई हो जाएंगे, और नोटिफाई हो जाएंगे तो दिसंबर 2021 एग्जाम्स के लिए तो एप्लीकेबल होंगे। हम लोग भी पढ़ ही लेंगे कहीं ना कहीं, आने वाले टाइम में उसके ऊपर भी अमेंडमेंट वीडियो बना दूंगा ताकि फ्यूचर के लिए भी तैयारी रहे। और आप में से बहुत सारे लोग दिसंबर 2021 की तैयारी भी कर रहे होंगे, तो पता होना ही चाहिए। देन एक दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ओपीसी कंपनी के बारे में, 1% कंपनी पता है ना सबको, सीएस ईट में भी पढ़ा है, सीएस फाउंडेशन में भी। आई एम टेकिंग अ प्रिजम्पशन की बेस तो सबको मालूम होगा, जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा। देन एनआरआईज को अलाउ करने जा रहे हैं। अभी तक हम बोलते थे द पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया कैन क्रिएट ओपीसी कंपनी, अब हम कह रहे हैं एनआरआईज कैन आल्सो क्रिएट। तो जो हमारे एनआरआईज इंडिया के बाहर रहते हैं, है तो इंडियन, रहते हैं इंडिया के बाहर, और एनआरआई का स्टेटस है, तो एक तो बड़े नाम ले लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्या नाडेला, एंड देन गूगल सीईओ सुंदर पिच्चई, और गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट में भी सीईओ सुंदर पिच्चई। तो ये दो बड़े नाम जो काफी फेमस है वर्ल्ड ओवर। ये दोनों एनआरआईज हैं, इंडियन भी हैं, और अमेरिका में हो सकता है ग्रीन कार्ड ले लिया हो लेकिन इंडियन सिटीजनशिप नहीं छोड़ी, तो एनआरआईज हैं। और अगर ये इंडिया में आकर ओपीसी कंपनी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, दे कैन क्रिएट। अभी पहले अलाउड नहीं था, बट नाउ दे आर अलाउड। तो एक तरीके से उसमें भी एफडीआई आ रहा है इंडिया में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब पैसा तो आ रहा है ना, डॉलर आ रहे हैं, यूरो आ रहे हैं, जब वो लोग बाहर से लाकर इंडिया में पैसा लगाएंगे। और भाई उनकी सैलरीज बहुत ज्यादा हैं। सुंदर पिच्चई मैं कहीं पढ़ रहा था, इंडियन करेंसी के हिसाब से एनुअल सैलरीज 1700 करोड़ समथिंग, ऐसा ही कुछ उनका सैलरी पैकेज है। तो वो अगर डॉलर में कन्वर्ट कर लो, फिर वो डॉलर इंडिया में लेकर आ रहे हैं, इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी और इंडिया में पैसा लगा रहे हैं, तो इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा। तो हम एक तरीके से अपने फॉरेन एनआरआईज जो हैं उनको इनवाइट कर रहे हैं कि आप चाहे रहते वहां हो कोई दिक्कत नहीं है, आप पैसा यहाँ लगाओ, इंडियन इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, तो वी नीड द मनी फॉर दैट। एंड सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट थिंग्स। फिर मर्जर एक्विजिशन में कुछ टैक्स बेनिफिट्स पहले मिलते थे, उनको विड्रॉ किया जा रहा है, उसमें नहीं जाऊंगा बिकॉज दैट इज नॉट माई कोर एरिया, नॉट माई सिलेबस। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपके साथ शेयर करूंगा, और इसके बाद दो अनाउंसमेंट्स जो मैंने पहले बोला था, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा सो दैट यू कैन लिसन टू दोस टू अनाउंसमेंट्स आल्सो। एक बहुत बड़ा धमाका ये 2021-22 में होने वाला है, और इससे स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर जाने वाली है, तो ये सबको पता होना चाहिए। एलआईसी का आईपीओ प्रपोज किया जा रहा है, और एक तरीके से एलआईसी जो आज की तारीख में हम कहते हैं इंडिया की सबसे बड़ी पीएसयू कंपनी है, नंबर 1 बिगेस्ट पीएसयू कंपनी, और जिसके पास जो फंड बेस है, जो हम लोग एलआईसी, मेरे पास भी एलआईसी की पॉलिसी है, इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो हम प्रीमियम देते हैं एलआईसी को, जो वहां इकट्ठा हो रहा है कॉर्पस, द फंड कलेक्शन, वो सबसे बड़ा है पीएसयू। एलआईसी इज नंबर 1 बिगेस्ट पीएसयू कंपनी ऑफ इंडिया। उसको प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, एक तरीके से उसका प्राइवेटाइजेशन शुरू होगा अब, जो बहुत साल से एलआईसी नहीं चाहती थी, लेकिन अब फाइनली होने जा रहा है। और इसका आईपीओ लॉन्च होगा, पब्लिक इशू आएगा। तो इससे फायदा क्या होगा, अब दो बातें बोलने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद दो अनाउंसमेंट। पहली बात, क्या फायदा होगा, अनलॉकिंग ऑफ वैल्यू होगी। मान लो कि एलआईसी का शेयर मार्केट में लिस्ट हो गया, और एलआईसी की जो वैल्यूएशन है, आज हम बोलते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा वैल्यूएशन है आज की तारीख में भी, जबकि अनलिस्टेड है। और इनके जो शेयर्स की वैल्यू है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ओवरऑल वैल्यू से बहुत ज्यादा है, कहीं ज्यादा है। अगर ये कंपनी मार्केट में आ जाती है, और मान लो 400-500 रुपए के हिसाब से इसका पर शेयर इशू होता है मार्केट में, मान लो प्रिज्यूम, और आप वो अलॉटमेंट ले लेते हो, और अलॉटमेंट लेने के बाद ये शेयर 2000 रुपीज या 2500 रुपीज पर शेयर तक चला जाता है, विच इज पॉसिबल, वेरी मच पॉसिबल। तो एलआईसी की वैल्यूएशन कितनी बढ़ जाएगी, और वो वैल्यूएशन बढ़ने से निफ्टी की वैल्यूएशन कितनी बढ़ जाएगी, और जब निफ्टी की वैल्यूएशन बढ़ेगी, तो जिन लोगों ने निफ्टी खरीद के रखा है, उनकी इन्वेस्टमेंट कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी, मतलब उनकी इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। और मैंने अपने सिक्योरिटी लॉ की प्लेलिस्ट में यूट्यूब पे दिया हुआ है कि निफ्टी कैसे खरीदते हैं, वो सेंसेक्स और निफ्टी कैलकुलेट कैसे करते हैं, और निफ्टी खरीदते कैसे हैं। अगर आज की तारीख में आप निफ्टी खरीद के रख लो, जो भी चल रहा है 14,000 पॉइंट के आसपास, आने वाले टाइम में अगर ये निफ्टी डबल हो जाता है, 28,000 पॉइंट हो जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है एलआईसी के आने से, और ये इंपैक्ट आने से, और वो जो एफडीआई आ रही है दूसरी इंश्योरेंस कंपनीज में भी, उनके आने से अगर निफ्टी और ज्यादा बढ़ जाता है, इन्वेस्टर्स को बहुत बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है बिकॉज ऑफ दिस। अल्टीमेटली एलआईसी, और मेरा मानना है एलआईसी का जब आईपीओ आएगा, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आईपीओ आज तक का होगा, पिछले 150 साल में, 150 ईयर्स, पिछले 150 साल का सबसे बड़ा आईपीओ हिंदुस्तान का आने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। और दूसरा मैं साथ में एग्जांपल आपको देकर क्लोज कर दूंगा इस डिस्कशन को, और फिर दो अनाउंसमेंट्स उसके बाद, एंड दैट इज आईआरसीटीसी, इंडियन रेलवेज का जब पब्लिक इशू आया था,
उस वक्त वो 600 रुपए पर शेयर के हिसाब से अलॉटमेंट हुआ, बाद में शेयर का रेट बढ़कर 1800 रुपीज पर शेयर चला गया, फिर नीचे गिर गया 1400 रुपीज पर शेयर आ गया। तो जिनको अलॉटमेंट मिली 600 रुपए पर शेयर, बहुत खुश, बाद में शेयर का रेट बढ़कर डबल से भी ज्यादा हो रहा है। और एट द सेम टाइम जिन्होंने अलॉटमेंट नहीं भी ली लेकिन मार्केट में लिस्ट होते ही 900 रुपए पर शेयर मिल रहा था ऑन द वेरी डे वन, ऑन द डे वन जब लिस्ट हुआ था मार्केट में, जब ट्रेडिंग शुरू हुई थी, अलॉटमेंट नहीं मिली 600 रुपए पर शेयर, लेकिन पहले दिन ही खरीद लिया 900 रुपए पर शेयर, तो भी 1400 रुपए पर शेयर हो गया बढ़कर। तो जिनके हाथ से निकल गया आईआरसीटीसी, दुख ना बनाए, एलआईसी आने वाला है। और अलॉटमेंट में लपक लेना, मैं तो कहूंगा लपक लेना, या फिर अलॉटमेंट के बाद जो डे वन आएगा, डे वन पे वैल्यूएशन में लपक लेना, और शॉर्ट टर्म मत मानना उसको, 5 साल 10 साल होल्ड करना और देखना मैजिकल इंक्रीज कितना होगा एलआईसी के शेयर्स की वैल्यूएशन में और निफ्टी में। तो ये दो चीजें, निफ्टी तो आज ही खरीद लो, ताकि जब एलआईसी निफ्टी में और सेंसेक्स में पहुंचेगा, टॉप 30 टॉप 50 कंपनीज में आना ही है। टॉप 30 टॉप 50 क्या, मैं कहूंगा इंडिया की नंबर 1 कंपनी बनेगी, रिलायंस से ज्यादा ऊपर, कहीं ज्यादा ऊपर, कहीं ज्यादा ऊपर। तो फिर तो रिलायंस भी नंबर 2 हो जाएगी एलआईसी के आने से। सोच के देखो कि आपके पास एलआईसी के शेयर हैं और आपने निफ्टी अभी सस्ते में खरीद लिया 14,000 पॉइंट पे, और बाद में वही 14,000 पॉइंट 28,000 पॉइंट हो गया बिकॉज ऑफ ओवरऑल इंक्रीज इन द कमिंग 5 years। तो आपकी एज इन्वेस्टर वैल्यूएशन कहां जाएगी, दैट्स इट। अब और ज्यादा नहीं बोलूंगा इसके बारे में, नहीं तो आप कहोगे एलआईसी की मार्केटिंग कर रहा हूं, ऐसा नहीं है, बट सच्चाई बता रहा हूं आपको, सच्चाई बता रहा हूं। फिर आगे जो मैं कह रहा था, दो अनाउंसमेंट्स हैं, तो ऑब्वियसली एनएससी आपने देख लिया। दो अनाउंसमेंट्स की तरफ जा रहा हूं। निफ्टी में भी एक ही दिन में 700 पॉइंट इंक्रीज हुआ बिकॉज ऑफ द बजट 2021, द गुड थिंग विच हैपेंड एंड द ग्राफ वेंट अप। अब वो आखिरी में दो अनाउंसमेंट्स जो मैं करना चाहता था, कंपनी लॉ 300 आवर्स फुल डिटेल, 250 घंटे कंपनी लॉ के पेपर में, और 50 घंटे सेटिंग अप बिजनेस के पेपर में। तो 250 आवर्स प्लस 50 आवर्स पुट टुगेदर 300 आवर्स। और आप लोगों को पता होगा दिसंबर 2020 में, वेल एग्जाम में इट हैपेंड कि सेटिंग ऑफ बिजनेस के पेपर में जो कंपनी लॉ का पार्ट है वो कंपनी लॉ के पेपर में आ गया, और कंपनी लॉ के पेपर में जो कंपनी लॉ का पार्ट है वो सेटिंग ऑफ बिजनेस के पेपर में भी चला गया। पास्ट में भी ऐसा हुआ है। तो मैं तो दोनों पेपर्स का जो कंपनी लॉ वाला, कंपनी लॉ तो है ही, लेकिन एसयूबी में पेपर में जो कंपनी लॉ वाला पार्ट है उसको कंपनी लॉ से अलग मानता ही नहीं हूं, क्योंकि उसके क्वेश्चन भी कंपनी लॉ के पेपर में आते हैं। तो आई विल कॉल इट दैट वे कि मैं 300 घंटे कंपनी लॉ पढ़ाता हूं, और सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, आप उस दिन के लिए जिस दिन आप ऑफिस में जाएंगे ट्रेनिंग करने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए और उसके बाद ट्रेनिंग करने के लिए, वहां जाकर वो झंडे गाड़ देने, और वहां जाकर बादशाह, मतलब आपका जो बॉस है वो आपको बोले कि बादशाह सलाम कबूल करो, तो मजा आएगा। जब आपका बॉस अप्रिशिएट करे कि जो स्टूडेंट आया है हमारे पास, पढ़कर आया है और उसको निटी ग्रिटीज इंटरप्रिटेशन स्किल्स बिहाइंड द वर्ड्स बिटवीन द लाइंस पढ़ना आता है, तो मजा आएगा। नहीं तो रट्टू तोता तो बहुत हैं जो रट के जाते हैं, एग्जाम में लिख देते हैं और कुछ ना कुछ लिखाते हैं और फिर पास भी हो ही जाते हैं वन वे और द अदर वे, और कुछ पास नहीं भी हो पाते हैं। बट मजा तब आएगा जब आप ये नॉलेज लेकर जाएं। एंड आई कीप ऑन टेलिंग दैट बीकॉम नहीं है, बीकॉम ऑनर्स की तरह मत पढ़ना, और 100 घंटे में 120 घंटे में खत्म, तो मैं कहूंगा आगे प्रोफेशनल करियर भी खत्म, फिर लोअर लेवल जॉब करते रहेंगे, बहुत हायर लेवल पहुंचने की तमन्नाएं मत रखना फिर उस केस में। और आज की तारीख में आपके लिए बेस्ट बेनिफिट क्या है, लास्ट 2 days यू आर हैविंग व्हेन द डिस्काउंट इज देयर, एंड 30% 40% डिस्काउंट वी आर ऑफरिंग on our various courses in the group 1 group 2। avail that discount and take the knowledge which is beneficial for next 25-30 years प्रोफेशनल करियर के एंगल से, जो बेनिफिशियल है, नॉट जस्ट फॉर एग्जाम्स। और एक छोटी सी चीज, इतना डिस्काउंट मिलने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि सर फीस ज्यादा है, तो हमारे यहाँ हेल्पलाइन है, और हमारे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में देखिएगा, इन द प्लेलिस्ट you will find there is helpline video for the genuinely needy students। लेकिन अगर आप genuinely needy हैं तो हाथ जोड़कर निवेदन है तभी अप्लाई कीजिएगा, फ्रॉड मत कीजिएगा, डोंट डू एनी फ्रॉड। बहुत दुख होता है दिल को कि वो स्टूडेंट्स genuinely needy बनकर आते हैं जिनके पास एप्पल का लेटेस्ट मॉडल है, एप्पल फोन का, और घर में एप्पल का लैपटॉप रखा हुआ है या कोई हाई एंड सैमसंग फोन है हाथ में, और छुपा लेते हैं पहले दिन और कहते हैं सर हम जेन्युइनली नीडी हैं, और बाद में पता चलता है कहानी तो कुछ और ही थी। तो फ्रॉडुलेंट इंटेंशंस वाले लोग कृपया करके ना आए। हाथ जोड़कर सविनय निवेदन है, सरस्वती माँ की कृपा से, हम कहते हैं विद द ग्रेस ऑफ सरस्वती माँ, दिस हेल्पलाइन इज बीइंग प्रोवाइडेड टू all students all over India wherever you live, and it has been provided already to hundreds of students in the past many years, and we wish to continue this well in the coming many years till the end of my life. Well, we want to continue with this,
लेकिन हम रिक्वेस्ट करते हैं हमेशा कि अगर आप जेन्युइन हैं देन ओनली यू विल लुक एट दैट वीडियो ऑफ हेल्पलाइन, और वो हेल्पलाइन वीडियो में आकर उसको देखिए और उसके बाद उसमें जो प्रोसीजर दिया गया है उस हेल्पलाइन वीडियो में उसको फॉलो कीजिए एंड फाइल एप्लीकेशन टू अस। अगर आपकी हिडन इंटेंशंस कुछ और हैं, फ्रॉडलेंट इंटेंशंस है, तो कृपया करके आप इस वेल सरस्वती माँ ने जो हेल्पलाइन शुरू करवाई है उसके थ्रू ना आए। थैंक यू सो मच। जय माता दी एंड सी यू वेरी सून। एंड वंस अगेन जाते जाते बोलूंगा, अगर चाहते हो कि बजट का और एनालिसिस करूं आपके लिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय माता दी।